नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली शराब नीति मामले की। ये कहानी है एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की और उसके बाद चले 2 साल के एक ऐसे राजनैतिक और कानूनी ड्रामे की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। तारीख थी 21 मार्च 2024। रात का वक्त था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई और इस पूरे विवाद के केंद्र में जो शख्स हैं अरविंद केजरीवाल, उन तक ये आंच कैसे पहुंची। सबसे पहले उस आधिकारिक आरोप पर आते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आखिर ये शराब घोटाला था क्या, और वो कौन सी पॉलिसी थी जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तो देखिए, दिल्ली में शराब बेचने का पूरा तरीका ही बदल दिया गया था। पुरानी पॉलिसी के तहत ज्यादातर दुकानें सरकारी थीं, लेकिन 2021 में जो नई पॉलिसी आई उसने ये पूरा काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया लाइसेंस के जरिए, और यही बदलाव इस पूरे मामले की जड़ है। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। इस नई पॉलिसी से हुआ ये कि सरकार का जो रेवेन्यू था वो असल में 27% बढ़ गया। मतलब जिस पॉलिसी को भ्रष्टाचार का इतना बड़ा स्कैम बताया जा रहा था, वो सरकार के लिए पहले से ज्यादा पैसा कमा रही थी। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। फिर भी जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स का मुख्य आरोप यही था कि इस पॉलिसी को जानबूझकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, और इससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। अच्छा, अब कहानी में एक और एंगल आता है। इस पूरे केस को समझने के लिए इसके पीछे की पॉलिटिकल टाइमलाइन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घटनाओं का जो क्रम है वो काफी कुछ कहता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सफलताएं हैं और दूसरी तरफ उसके नेताओं पर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़ी जीत, फिर मार्च 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत, और जैसे ही पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान करती है, ठीक उसके बाद पहले एक मंत्री की गिरफ्तारी होती है और फिर शराब नीति का ये मामला दर्ज हो जाता है। अब इस पूरे केस में एक कानून का जिक्र बार बार आता है, PMLA। देखिए, ये कोई आम कानून नहीं है। इसे बनाया तो गया था ड्रग्स और टेरर फंडिंग जैसे गंभीर अपराधों से लड़ने के लिए, पर इसकी सबसे खास और कहें तो सबसे सख्त बात यह है कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यहां सारा बोझ आरोपी पर होता है कि वो खुद को बेकसूर साबित करें। तो ये सब तो चलता रहा, लेकिन अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। फरवरी 2026 में 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद अदालत का इस मामले पर आखिरी फैसला आता है, और अदालत का फैसला बहुत ही सख्त था। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के केस को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पूरा मामला बेबुनियाद साबित हुआ है और न्यायिक जांच के सामने टिकने में पूरी तरह असमर्थ रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना बड़ा घोटाला था, तो फिर वो जो करोड़ों रुपए के लेन देन की बात हो रही थी, उसका सबूत क्या था? प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में क्या पेश किया? और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक करोड़ों के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए थे, उनमें से एक अहम सबूत था कुछ ढीले कागजों पर पेंसिल से लिखे हुए नोट्स। जी हां, पेंसिल से लिखे नोट्स। कोर्ट ने ऐसे सबूतों को मानने से ही इनकार कर दिया। अब इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। ये इस केस के सबसे अहम गवाह यानी अप्रूवर शरद चंद्र रेड्डी की कहानी है। देखिए, हुआ क्या, वो गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तारी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी कंपनी सत्तारूढ़ पार्टी को 5 करोड़ रुपए का चंदा देती है। कुछ महीने बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और फिर उनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए का एक और बड़ा चंदा देती है। ये जो टाइमिंग है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और भी कई बातें थीं जो कोर्ट ने कहीं, जैसे कि कानून के मुताबिक एक आरोपी का बयान दूसरे आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी पाया कि सीबीआई ने हजारों ईमेल्स के ढेर में उन सबूतों को छुपाने की कोशिश की जो आरोपियों के पक्ष में थे। और एक बड़ा सवाल ये भी उठाया गया कि अरविंद केजरीवाल का नाम पहली, दूसरी या तीसरी किसी भी चार्जशीट में नहीं था। उनका नाम अचानक चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा गया। कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया पर इतनी तीखी टिप्पणी की कि उसे सच की खोज नहीं कहा, बल्कि एक पहले से तय कहानी में चीजों को फिट करने के लिए किया गया कोरियोग्राफ्ड अभ्यास बताया। ये बहुत ही सख्त शब्द थे। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर कि जब तक कोर्ट का ये फैसला आया, उससे बहुत पहले ही राजनीतिक तौर पर क्या क्या हो चुका था। जरा इस क्रम को देखिए।
पहले पार्टी का पूरा टॉप लीडरशिप जेल में जाता है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, फिर पार्टी दिल्ली का चुनाव हार जाती है, और ये सब कोर्ट के उस फैसले से पहले होता है जिसमें सभी को बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाला आंकड़ा है। चुनाव हारने के बाद भी वोट शेयर का अंतर देखिए। बीजेपी को मिले 45.81% और एएपी को 43.55%। मतलब सालों की नेगेटिव मीडिया कवरेज और पूरी लीडरशिप के जेल में होने के बावजूद वोट का फर्क सिर्फ 2% से कुछ ज्यादा था। तो अंत में जो निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि ये मामला एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे चुनाव से ठीक पहले सरकारी एजेंसीज और मीडिया ट्रायल का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक विपक्ष को बेअसर किया जा सकता है। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी कानूनी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसके राजनीतिक नतीजे फौरन आ जाते हैं, तो फिर न्याय और लोकतंत्र के बीच जो रिश्ता है, उसका क्या मतलब रह जाता है?